हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जितने भी स्टेप थे इसके अंदर वो हम वन बाय वन कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ उनके जो सब स्टेप थे वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, पूरा क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी मेटल है वो रहेगी आयरन, ठीक है। और आयरन के अंदर भी डिफरेंट फॉर्म्स है, उसमें से हम सिर्फ एक फॉर्म को ही प्योरीफाई करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भी बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Fe। आई नो आपको ये पता है कि आयरन का सिंबल Fe होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दी है सारी चीजें। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयरन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आयरन होता है वो डी ब्लॉक की मेटल एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो आयरन है, विच इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, और जो कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। देखिए, हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है ये, एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी मेटल आती है? फर्स्ट नंबर पे आती है एल्यूमिनियम। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर क्या आता है? आयरन आता है। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट पे वो आयरन है। हालांकि आपने ये फॉर्म्स जो हैं किन किन और से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ये पहले बताई गई थी, लेकिन मैंने दोबारा से लिख दी है ताकि आप एक बार रिवाइज कर सकें। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, इनका और पूछ लेते हैं या फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो ये आयरन के हैं सारे के सारे। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2, लेमोनाइट Fe2O3.3H2O, सिड्राइट FeCO3, कॉपर आयरन पायराइट CuFeS2। ये सारे आयरन के। इनके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं, मैंने कुछ एक यहाँ पे लिखे हैं, आप भी इन्हें रिमाइंड करें। बार बार पढ़ेंगे तभी आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान रहेंगे और के नाम ध्यान रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। अब बात करते हैं हम कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन की। कमर्शियल फॉर्म मतलब सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो किन किन फॉर्म्स के अंदर यूज में आता है, उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। तो लार्ज स्केल के ऊपर जो आयरन है वो तीन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है कास्ट आयरन या फिर पिग आयरन के नाम से इसे जाना जाता है, कास्ट आयरन या फिर पिग आयरन। सेकंड है स्टील और थर्ड है राफ्ट आयरन। ओके, तो कास्ट आयरन जो है या फिर पिग आयरन जो है ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म होती है। सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज के साथ जो फॉर्म प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? कास्ट या फिर पिग आयरन होती है। यानी आयरन की सबसे इम्प्योर फॉर्म कौन सी है? कास्ट आयरन है। ये 2 से 3% तक इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है जो इम्प्योरिटीज की फॉर्म में है यहाँ पे, और ये ब्रिटल इन नेचर होती है, ब्रिटल नेचर की होती है, यानी एक तरीके से टूट जाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी नहीं होती है। स्टील आता है सेकंड नंबर के ऊपर। ये मीडियम रेंज का होता है, ना तो ज्यादा इम्प्योर है और ना ही प्योर है, इन बिटवीन, दोनों के बीच में आ रहा है। ना तो बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट है, ना ही बहुत ही प्योर फॉर्म के अंदर है। तो मीडियम रेंज के अंदर आता है। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो 0.25 से 2% तक कार्बन की ही रहती है जो इम्प्योरिटीज हैं, और ये मॉडरेटली हार्ड एंड लेस ब्रिटल होता है। इसके कंपैरिजन में कम ब्रिटल है और थोड़ा सा हार्डनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर इम्प्रूव हो जाती है। ओके, तो इसके कंपैरिजन में तो स्टील ज़्यादा बेटर है। अब देखिए राफ्ट आयरन, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो 0.2 से 0.5% तक कार्बन की प्रेजेंट रहती हैं, और जो सॉफ्ट इन नेचर होता है ये एंड नॉन ब्रिटल होता है। नॉन ब्रिटल एंड सॉफ्ट इन नेचर, यानी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, क्योंकि ये प्योर फॉर्म के अंदर है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी जनरेट होना लाजमी था इसके अंदर। ये जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज बताई है आपकी कार्बन की, ये डिफरेंट बुक्स के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आप इन्हें याद करना चाहें इन्हें याद कर सकते हैं, और स्टिक अगर आप अपनी बुक के हिसाब से करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आइडिया जो रेंज है उसका आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो ये 3 फॉर्म है आयरन की जो कमर्शियल लेवल के ऊपर यूज में आती हैं। हम आज जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है उसमें कास्ट आयरन का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसे एक बार रब कर देती हूँ और कास्ट आयरन के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे फिर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट और पिग आयरन के लिए एक सेटअप तैयार किया है।
फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे बनाने में। तो देखिए सबसे पहले देखो, किसी भी चीज़ को हम प्योरीफाई करें इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार किसी चीज़ में डाला और निकालिया और प्योरीफाई हो गया। अब तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े थे वो सारे के सारे इन प्योरीफिकेशन के अंदर यूज़ में आएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले जब बिग लम्स होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कहीं से भी आयरन ओर फाइंड आउट किया है और वो बहुत ही ज़्यादा बिग लम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्रशिंग जो है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है ओर की वो स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होगा, ओर इज क्रश टू पाउडर फॉर्म। सबसे पहले उस ओर को हम क्रश करके किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग जो प्रोसेस थी उसका यूज करते हैं, इज अप्लाइड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेटेड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, दैट इज अवर सेकंड स्टेप। ये मान लो फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कहीं पर भी आइदर इम्प्योरिटीज और द मेटल वन ऑफ देम इज इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन जो प्रोसेस है इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का यूज किया है क्योंकि हम आयरन का जो ओर है उसको प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज अप्लाइड फॉर द फर्दर प्योरिफिकेशन। अब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी वो चीज तो अलग हो जाएगी और बाकी सारी अलग रह जाएगी। फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में से एक प्रोसेस हमें यूटिलाइज करनी है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस को फेवर किया है हमने। कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर ऑक्सीडेशन करवा लिया हमने अपने ओर का, ठीक है, जो भी मेटल और प्रेजेंट था उसका। तो देखिए यहाँ पे मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं ये सारे स्टेप आपको पहले 1 बाय 1 अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट के अंदर मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से स्टेप इसके अंदर यूज में आने वाले हैं। उसके बाद इतना हो जाने के बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, फॉर स्मेल्टिंग पर्पस। स्मेल्टिंग क्या होता है, किसी भी ओर का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के बाद किसी भी ओर का रिडक्शन करवाना, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन और सम एक्टिव मेटल्स, उसे हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो स्मेल्टिंग के अंदर हम कार्बन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। और ये जो पार्ट है ब्लास्ट फर्नेस वाला, ये इसके अंदर मेजर पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस, एक इस तरीके की फर्नेस होती है, ठीक है, जिसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी हुई होती हैं और जो स्टील लाइनिंग होती है वो इनर साइड के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो दोनों चीजों से मिलके ये बना हुआ होता है। यहाँ पे जो है कप शेप में, डबल कप शेप में चार्ज जो है और की जो एंट्री होती है वो उसके लिए बना हुआ रहता है। ये इसमें क्या क्या रहता है, और प्लस लाइमस्टोन एंड कोक, सारी चीजें प्रेजेंट रहती है, वो यहाँ से डालना शुरू किया जाता है। और नीचे की साइड में यहाँ पर ट्यूअर्स लगे हुए होते हैं जिनसे हॉट एयर जो है उसका ब्लास्ट होता है। जो हॉट एयर है वो यहाँ से जाएगी और यहाँ से अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। तो जो एयर है वो इतनी हॉट होती है कि टेम्परेचर रेंज लगभग 2500 केल्विन तक पहुँच जाता है। 2500 केल्विन, आप इमेजिन करके देखिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे यहाँ से हम अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करते जाएंगे धीरे धीरे जो टेम्परेचर है केल्विन्स के अंदर वो नीचे होता जा रहा है, यानी स्लो डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे टर्स लगे हुए हैं तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो टेम्परेचर की एयर होगी उसे अंदर इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे जो एयर है उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है जिससे जो वेस्ट गैसेज होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है तो उनके लिए यहाँ पर एक वेस्ट गैसेज के लिए एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है। नीचे यहाँ पे स्लैग के लिए ये हर्थ है पूरी, ठीक है, और यहाँ पर स्लैग के लिए स्लैग के एग्जिट के लिए स्पेस है और यहाँ पर मोल्टन पिग आयरन को हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का पूरा जो सेटअप होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें जो डिफरेंट टेम्परेचर है, देखिए इसके अंदर की सारी चीज़ें तो मैंने आपको अच्छे से मतलब बिल्कुल अंदर का प्लॉट करके नहीं दिखा सकती। यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट जोन्स बने हुए होते हैं। जो अभी भी केमिकल रिएक्शंस लिखूंगी यहाँ पे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जोन कब काम में आने वाला है। तो यहाँ पर डिफरेंट जोन्स होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के ऊपर। सबसे पहले जैसे यहाँ से डाला जाता है तो जैसे मॉइस्चर वगैरह है तो वो 500 केल्विन के ऊपर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर गायब हो जाता है। फिर जो स्लैग है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा 900 के अराउंड, है ना, 9 से 1100 के बीच में। तो इस तरीके से जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे कंप्लीट जो हमारी मेटल होती है वो मोल्टन स्टेट के अंदर आ चुकी होती है और उसमें से स्लैग अलग हो जाता है और मोल्टन जो पिग आयरन है वो अलग से हमें ऑब्टेन हो जाता है।
तो इस तरीके से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस यूज़ में आनी है और जो जो डिफरेंट जोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो और मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए सारे जो जोन्स हैं और जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पे होनी है वो पूरी की पूरी मैंने लिख दी हैं 1 बाय 1। जो ये ब्लास्ट फर्नेस है इसके अंदर ये सारे रिएक्शंस, कुछ एक रिएक्शंस और भी हैं, मैंने उनमें से शॉर्टिफाई करके कुछ एक रिएक्शंस लिखी हैं जो मेन है। तो ये रिएक्शंस इस पूरे जो फर्नेस है इसके अंदर प्रोसीड होती रहती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हम लाइमस्टोन डाल रहे हैं CaCO3 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और साथ में CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर भी CO2 बनाता है, क्योंकि हम कोक भी डाल रहे हैं और वो कार्बन का फॉर्म होता है। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो भी CO2 बनाता है। इसे कहते हैं जोन ऑफ कंबशन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन क्या हो रहा है, कंबशन प्रोसेस हो रही है इसके अंदर, तो जोन ऑफ कंबशन हो गया। फिर जो CO2 बन रहा है डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, ये कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो जोन ऑफ हीट एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है यहाँ पर जो रहता है, जोन ऑफ हीट एडजॉर्प्शन, उसके अंदर जो CO गैस है वो एग्जॉस्ट कर दी जाती है, और कुछ एक अमाउंट के अंदर जो CO है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। देखिए जो एक्सेस अमाउंट के अंदर मॉइस्चर है या CO2 है, CO है, वो यहाँ से एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर भेज दी जाती है, और जो हमारे काम की चीजें हैं वो 1 बाय 1 इनके अंदर स्टेप्स में इन्वॉल्व होती रहती हैं। तो Fe2O3 जो है इम्प्योर फॉर्म के अंदर, ये इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3O4 के अंदर, और साथ में दोबारा से क्या निकलेगी, CO2 गैस को ये रिलीज आउट करवाएगा। अभी हमारी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। Fe2O3 से कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, Fe3O4 के अंदर, दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड का ये यूज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe के अंदर। यही तो हमें चाहिए, आयरन ही तो चाहिए था हमें, और CO2 गैस जो है वो अलग हो जाएगी। ये पूरा जोन ऑफ रिडक्शन है, ठीक है। ग्रेटर देन 1000 टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं और ये जोन ऑफ रिडक्शन रहेगा। तो यहाँ पर आयरन बन गया, CO2 गैस, लेकिन देखो हर स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज हो रही है। यहाँ पर जो रिडक्शन प्रोसेस का काम है वो कौन करवा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड करवा रहा है, CO करवा रहा है। अब देखिए इसके अंदर जो मेन बच्चे गलती कर देते हैं वो क्या रहती है कि जो CaO है इसे SiO2 के साथ, फ्लक्स वाला आ गया ना यहाँ पे, फ्लक्स जो है वो इम्प्योरिटी जो है उसके साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, CaSiO3 बनाएगा। क्योंकि हम आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो बच्चे कई बार माइंड नहीं लगाते और वो क्या लिख देते हैं, यहाँ पर जो स्लैग बनाते हैं वो भी आयरन का ही बना देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे कैल्शियम का जो सिलिकेट है वो बनता है। ओके, तो CaO प्लस SiO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी, स्लैग बनाएगा CaSiO3, और ये जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे स्लैग भी बन चुका है, प्योर जो हमारी मोल्टन पिग आयरन थी वो भी, जो आयरन था वो भी बन चुका है, और डिफरेंट जो स्टेप थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो एक्सट्रैक्ट होती है यहाँ पर, जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी इम्प्रूव्ड रहती हैं। जैसे जो कास्ट आयरन होता है, ये जो कास्ट आयरन है इसे राफ्ट आयरन के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये काफी टफ, डक्टाइल, मैलेबल नेचर का रहता है, और इसका जो मैग्नेट्स होती हैं, फ्रेमवर्क होता है, या फिर चेन्स होती हैं, बोल्ट्स होते हैं, इन सारी चीजों को बनाने में यूज किया जाता है। ओके, तो ये कंप्लीट हमारा जो था आयरन का एक्सट्रैक्शन था। स्टील के बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप ये डायग्राम बनाएं, इसे पढ़ें अच्छे से और नोट्स में इंक्लूड करें।